हेलो दोस्तों, दिस इज आदित्य ठाकुर और ये है होली स्पेशल एपिसोड जो कि आपको देखकर पता चल गया होगा कि ये कितना बड़ा है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब औरों की लेंस से थोड़ा सा बड़ा है। तो इसी के ऊपर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था, बट आप लोग कह रहे थे कि पहले एपिसोड डालो। अगर मैं पहले एपिसोड डाल देता तो ये एपिसोड कैसे बड़ा बनता? अरे सिंपल सी बात थी। चलो छोड़ो, वो बात छोड़ो। मैं हूं आदित्य ठाकुर और आप सभी लोग आपके अपने चैनल ध्रुव योद्धा पर सुन रहे हैं ध्रुव योद्धा का सीजन 2। तो दोस्तों आइए आज का एपिसोड सुनते हैं। पलक झपकते ही रात बीत गई और दूसरे दिन लामा भी लामार के खातिरदारी से यावर परिवार में मजे ले रहा था और बाकी 7 शहरों में भी हर कोई जानता था कि आज उनके जाने का समय हो गया है, क्योंकि इंद्रजीत एकेडमी से ही 7 शहरों के काबिल नई पीढ़ी के बच्चों को ये पता चलता कि दुनिया के बाहर भी लोग हैं और वो उस एकेडमी से अपने आप को मजबूत कर उससे खास तकनीक और आगे शक्तियों को बढ़ाने की विधियां मिलती जिनकी मदद से वो ताकतवर बनते। इसीलिए उन शहरों के लीडर भी अपने शहर के नई पीढ़ी के बच्चों को भेजने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अगर कोई इंसान ताकत के उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है जिसका हर किसी ने सपना देखा है, तो उसको इन हालातों से होकर तो गुजरना ही होगा। बिलोवा शहर में बड़े से इमारत के सामने कुछ लोगों ने भी आकाश की ओर देखा। आसमान में हुए इतने बड़े धमाके के बाद बिलोबा शहर का तो नक्शा ही बदल गया था। अगर उनके अतीत में देखी जाने वाली इमारतों को देखा जाता तो अब की इमारतें उनके सामने बस खंडहर लगती। पर जब से वो धमाका हुआ था तब से किसी ने भी बिलोवा शहर के बादशाह को दोबारा नहीं देखा। उस बड़े से इमारत में से खतरनाक लाल शक्तियां निकलकर सीधे आसमान की तरफ बढ़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि आसमान में लाल शक्तियों के बीच बिलोवा शहर का बादशाह उड़ रहा था। उसने खराश भरी आवाज में कहा, बिलोबा शहर के लोगों, आज हम एक खास काम करने के लिए बिलोबा शहर छोड़कर जा रहे हैं, पर बिलोबा शहर में सब कुछ पहले जैसा ही होगा। मेरे जाने के बाद भी सब कुछ मेरे द्वारा ही नियंत्रण किया जाएगा। ये कहते वक्त वासिम के चेहरे पर बहुत मजबूरी दिख रही थी। यदि उसके बेटे को इस तरह की चीज का सामना नहीं करना पड़ता तो उसको सिर्फ अपने बेटे को ठीक करना था, नहीं तो वो अब तक ध्रुव के ऊपर हमला कर चुका होता। पर इस वक्त उसके चेहरे पर बेबसी साफ साफ दिख रही थी। क्या भाई, तुमने सुना? अरे हाँ भाई, मैंने भी सुना है। उस धमाके में बादशाह के बेटे शैंकी की बहुत बुरी हालत हो गई है, शायद वो मर भी सकता है। ये शब्द वासिम के कानों में भी पड़े, जिसे सुनते ही उसके शरीर से शक्तियां निकलने की रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई। देखते ही देखते उसके शरीर के पीछे लाल रंग की 2 बड़ी बड़ी आंखें बनी, जो बड़ी रहस्यमय अंदाज में वादिया शहर की तरफ देखने लगी। उस तरफ देखकर वासिम ने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव शौर्य, तेरे लिए ये मामला शायद खत्म हो गया हो, पर मेरे लिए जब तक कि मैं तेरी जान ना ले लूं, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कुछ पल तक वादिया शहर की तरफ देखने के बाद वासिम ने अपने समझ को बदले पर हावी होने से रोका। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली। फिर वो वहां से लाल रोशनियों की किरण में बदलकर दूर जाने लगा, जिसको देखकर बहुत से योद्धा जो बिलोबा शहर के थे उसका पीछा करने लगे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि जाना कहाँ है। तो ऐसे में वासिम का पीछा करना ही सही रहता। तलवारा शहर तलवार के ब्लेड की तरह एक अकेली तलवार पहाड़ी के नीचे, पीठ पर भारी तलवार के साथ एक काली आकृति चलते समय कुछ कहते हुए कदम बढ़ाकर पहाड़ से नीचे आ रही थी। अगर कोई उसको ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि वो भूरे रंग का लबादा ओढ़े एक लड़का था, जिसको पूरे कांधला साम्राज्य में चिंगेजा के नाम से जानते थे। हालांकि उसकी आंखें छोड़कर उसके माथे पर चारों ओर से काला कपड़ा लपेटा हुआ था, जिसको उसने अपने हाथों से खोला, जिसके साथ ही उसके माथे पर एक काला निशान पहले से और बड़ा हो गया। तुम्हारे ये निशान की हालत लगातार बदतर ही होती जा रही है। तुमको भविष्य में सावधान रहना होगा, और जब तक कि ऐसी नौबत ना आए कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता ही ना हो, तो तब तक इस पर चढ़ाई सील तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम अपनी समझ को पूरी तरह खो दोगे। मुझे उम्मीद है कि इंद्रजीत एकेडमी में इस निशान को दबा सकते हैं, एक पतली आकृति ने धीरे से कहा।
मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। आपका शुक्रिया गुरु। चिंगेजा ने भी अपनी हाथों को जोड़कर अपने सामने की पतली आकृति से कहा और फिर अपने माथे पर काले निशान को लपेट लिया। हालांकि चिंगेजा के सामने दिखती कमजोर आकृति लोगों को थोड़ा कमजोर लगती, पर केवल चिंगेजा ही जानता था। ऐसा लगता है कि कमजोर गुरु वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति है। हालांकि इस कमजोर गुरु की लड़ाई एक बार लामार यावर से भी हुई थी, पर अंत में कोई भी नहीं जीता था। मैं जानता हूँ कि इन शहरों में वो योद्धा नहीं जो तेरे इस तलवार को और तेज कर सके, इसलिए तुझे इंद्रजीत एकेडमी में सबसे अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पर तू अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। जब तुम तलवार के इरादे का अभ्यास करते हैं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। इंद्रजीत एकेडमी में आगे के सफ़र में अपना ढंग से ध्यान रखना और हर वक्त चौकन्ना रहना। पतली आकृति की कर्कश भरी आवाज़ गायब हो गई। चिंगेजा ने भी जानबूझकर सिर हिलाया और फिर वादिया शहर की ओर चल दिया। वैसे भी उसका गुरु बिना किसी निशान के आया और चला गया, जिस बात का चिंगेजा पहले से ही आदी था। दूसरी तरफ तिलस्मी शहर में शहर से एक बहरा कर देने वाली जानवर की दहाड़ उठी और फिर पूरे शहर में लोगों ने एक विशाल पंख वाले तिलस्मी जानवर को पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ते हुए देखा। 3 पंखों वाले तिलस्मी जानवर के ऊपर हरे कपड़े पहने एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसके लंबे हरे बाल और उसकी आंखें जो किसी को भी मदहोश कर देती, उनमें हल्का सा डर भी दिख रहा था नई दुनिया के लिए। सभी जानते थे इस लड़की का नाम जरीना है। उसके कोमल कंधों पर बर्फ नीला पंछी चीकू भी खुशी से इधर उधर देख रहा था और साथ ही साथ चड़चड़ाहट की आवाज़ कर रहा था। जाहिर है कि वो भी फिर से खेलने के लिए बाहर जाने के लिए बहुत खुश था। अजीब बात तो ये थी कि चीकू की आंखों में जरीना से भी ज़्यादा खुशी दिख रही थी। तभी जरीना ने उससे कहा, चलो चीकू, चलते हैं इंद्रजीत एकेडमी। अब तो हमारी जिंदगी में बस ताकतवर बनना ही लिखा है। चलो चले। लड़की जोर से चिल्लाई, जिसके साथ ही नीचे जानवरों ने देखा कि कैसे वो बड़ा सा तिलस्मी जानवर जोर की आवाज के साथ वहां से बहुत दूर चला गया और उसकी रफ्तार आसमान छू रही थी। यहाँ से बहुत दूर एक दूसरे शहर में। मालिक, सनी की जानवरों को बस में करने की क्षमता वास्तव में असाधारण है। एक नौकर ने एक शहर के लीडर की तरफ देखकर उससे कहा, छोड़ो भी जग्गर, उसे तो ये करना ही है क्योंकि इस शहर का अगला लीडर वो ही बनेगा। शाही कुर्सी पर बैठे लीडर ने उस आदमी से कहा, इंद्रजीत एकेडमी में इसका ये फिट शरीर देखकर बहुत से बच्चे जलने वाले हैं। इसकी मांसपेशियां कितनी मजबूत है। उस नौकर ने एक बार फिर से सनी की तारीफ करते हुए कहा। जग्गर की बातों को सुन सनी के पिता ने कहा, मैं खुद भी हैरान हूँ। इसकी इतनी मजबूत मांसपेशियों को देखकर मेरे ख्याल से इसको शायद ये खजाना शैतानी इलाके से मिला होगा। तभी उसने अपने बेटे से कहा, बेटा सनी, तुम इंद्रजीत एकेडमी जा तो रहे हो, पर अपना ध्यान रखना क्योंकि वहाँ ये छोटे मोटे शहर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें आगे का सफर खुद ही करना होगा। पापा, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। इतना कहकर सनी जो कपड़े इंद्रजीत एकेडमी के लिए ले जाने थे उनको निकालने चला गया। उस शहर से बहुत दूर वादिया शहर के उत्तरी हिस्से में एक बर्फीला महल था, जिस महल के ऊपर लिखा था बर्फ की मलिका। उस महल के खास कमरे के बाहर एक लड़की ने सिर झुकाए कहा, मालकिन, इंद्रजीत एकेडमी के बुजुर्ग वादिया शहर पहुंच गए हैं। महाराज ने मुझसे आपको सूचित करने के लिए कहा है कि आप जा सकते हैं। अच्छा, तो इंद्रजीत एकेडमी के बुजुर्ग आ ही गए। चलो ध्रुव, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेकरार थी। इतना कहकर नीरजा वहां से गायब हो गई। पर यह बात कि नीरजा उस कमरे से गायब हो चुकी है, ये बात तो उस लड़की को भी नहीं पता चली। एक शांत इलाके में जहां पर खून का कोहरा फैला था और खून की गंध बहुत तेज थी, वहीं एक कमरे के अंदर एक लड़के का चेहरा दिखाई दिया जो कि पीला और रक्तहीन था। उसके शरीर में बेनतहा जख्म दिख रहे थे। उसकी हालत अगर कोई आम इंसान देखता तो वो उल्टी करते करते वहीं मर जाता।
तभी उस लड़के ने अपनी टूटी हुई आवाज में धीरे से कहा, चलो, इंद्रजीत एकेडमी के बुजुर्ग आ ही गए। मुझे उम्मीद है कि इंद्रजीत एकेडमी मेरे शरीर में कुछ सुधार तो कर ही सकती है, नहीं तो उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही उसके मुंह से खून के फव्वारे निकलने लगे, जिसको उसने अपने हाथों से पोंछकर अपने आप को किसी तरह से खड़ा किया। और दूसरे शहर से भी बहुत से, वादिया शहर में दूसरे शहरों से भी बहुत से योद्धा आए और निकल भी रहे थे। उनके दिलों में बस एक ही इच्छा थी, इंद्रजीत एकेडमी जाने की। उन 7 शहरों में बहुत से नई पीढ़ी के योद्धा एकेडमी जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, जो कि अपनी खुशी को बटोरते हुए वादिया शहर आ रहे थे। वहीं ध्रुव और लानिया भी जल्दी उठ गए और अपने जाने के सामानों के साथ बुजुर्ग लामा के पीछे वादिया शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में खड़े थे, क्योंकि वो सभी आज इंद्रजीत एकेडमी के लिए रवाना होते। सूरज की पहली किरण जब धरती को छू रही थी, उस वक्त लामा पहले से ही यावर दल के हॉल में मौजूद था। उसके पीछे लानिया और ध्रुव भी खड़े थे। उन दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिख रही थी। धीरे धीरे अन्य लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे और जैसे ही समूह पूरा हुआ, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। लामार और लामा आपस में धीमी आवाज में कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन लानिया, जो कि स्टेडियम में ही बैठी थी, थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। आखिरकार ये उसका पहली बार था जब वो दल से इतनी दूर जा रही थी, इसीलिए उसके दिल में बहुत चिंता बनी हुई थी। जब उसने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर भी चिंता दिख रही है, तो उसने उनको सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। लानिया ने अपने पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं पढ़ ली थी। लामार ने अपनी बेटी की बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, लानिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति ना हो और तुम अमानत हासिल ना कर लो, तब तक अपने माथे पर मौजूद चीज का कम से कम उपयोग करना। लानिया ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हलचल थी, मानो वो किसी रहस्य को छुपा रही हो। ये देखकर ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसके मन में ही एक विचार था, क्या पिता और बेटी दोनों एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? 7 शहरों की धड़कन और सच्चे योद्धाओं की उपस्थिति ये बात बता रही थी कि वहां पर लोगों की भीड़ एकेडमी जाने के लिए बहुत ज्यादा थी। समय बीतता गया और 7 शहरों के लोग एक एक करके यावर दल के हॉल में पहुंचने लगे। आखिरकार इंद्रजीत एकेडमी के बुजुर्ग को देखने का मौका किसी भी योद्धा के लिए खोने लायक तो बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले हातिम वहां पहुंचा और पूरी विनम्रता के साथ लामा का अभिवादन किया। हालांकि वहां पर बिलोबा शहर के भी कुछ लोग उपस्थित थे, जो कि यावर दल से चिढ़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ध्रुव को अपने दल में रहने का मौका दिया था, मगर ये यावर दल का क्षेत्र था, इसलिए वो चाहकर भी खुलकर उनका सामना नहीं कर सकते थे। इसके तुरंत बाद सफेद कपड़े पहने नीरजा बिजली की रफ्तार से भी तेज वहां पर पहुंच गई। उसके खूबसूरत शरीर से हल्की बर्फ की शक्तियां और हल्की बिजली की शक्तियां महसूस हो रही थी। नीरजा जैसे ही स्टेडियम में दाखिल हुई, उसकी निगाहें सीधे ध्रुव पर पड़ी। उसने पहले इंद्रजीत एकेडमी के बुजुर्ग का अभिवादन किया, फिर लानिया की परवाह किए बिना ही वो सीधे ध्रुव के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी थी। मैंने सुना है कि तुम्हारी शक्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसने धीमी मगर तीखी आवाज में कहा। ध्रुव ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वो जानता था कि नीरजा की आत्मा की शक्ति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि उसकी मिली जुली शक्तियां थी, जो कि बर्फ की और बिजली की थी। हालांकि ध्रुव को उससे डर नहीं लगता था, फिर भी वो जानता था कि ज्यादा दुश्मनों से तो अच्छा ज्यादा दोस्त बनाना ही होता। वहीं लानिया, जो उसी के पास बैठी थी, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव दिखा, जैसे कि उसको जलन हो रहा हो। कुछ ही देर में खून से सने लोगों का समूह भी वहां पहुंचा। उनके चेहरे पीले थे और जो उन्हें नहीं जानते थे, उन्हें देखकर यही लगा कि ये कैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इनकी हालत तो बद से बदतर है। धीरे धीरे योद्धा भी वहां आने लगे। चंगेजा,
जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए स्टेडियम में दाखिल हुआ। एक परछाईदार आकृति जो कि भूत की तरह वहां प्रकट हुई, जिसने एक अजीब कंपन पैदा हुआ। जरीना, जो अपनी उपस्थिति से वहां के वातावरण में तनाव बढ़ा रही थी। तलवारा शहर का सनी और साथ ही साथ नीरजा, ये सभी लोग वहां खड़े थे। सातों शक्तिशाली शहरों के शक्तिशाली योद्धा जिनका नाम हर जगह मशहूर था, अब यावर दल के स्टेडियम में इकट्ठा हो चुके थे। ध्रुव ने भी अभी उनकी ओर गंभीरता से देखा। जिन दो लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित वो हुआ था, वो थे शनि और चंगेजा। लामा ने भी चारों ओर देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, अब जब तुम सब यहाँ आ ही गए हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके शब्द सुनते ही सभी योद्धा खड़े हो गए। उनकी आंखों में हल्की बेचैनी और तीव्र उत्साह झलक रहा था। तभी लामा ने अपनी हथेली उठाई और हवा में एक झटका दिया। अचानक एक चमकीली रोशनी आसमान में दूर दूर तक फैलने लगी और एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ विशालकाय आयाम खुला। जैसे ही सभी की निगाहें यावर दल के स्टेडियम के ऊपर उठी तो वे विशाल आकाश को निहारने लगे। पहले तो सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन अचानक एक दिल दहला देने वाली आवाज, गगनचुंबी बादलों में से एक विचित्र हलचल हुई। एक अजीब सी आवाज की फूर्ति के साथ बादल धड़कने लगे और लामा की हथेली से निकलती रोशनी एक विशाल परछाई में तब्दील हो गई। पहली नजर में ये परछाई इतनी तेज से बढ़ी कि वहां के मौजूद सभी योद्धा चौंक गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही आकृति पूरी तरह से विस्तारित हुई, ध्रुव ने भी अपनी तीव्र आत्मा का उपयोग करके इसका निरीक्षण किया। ये तो एक विशाल पहाड़ जैसा लग रहा है, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे जैसे उसकी दृष्टि साफ होती गई, उसने एक एहसास हुआ कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशालकाय युद्ध जहाज था। जहाज के शरीर पर रहस्यमय निशान बनाए गए थे, जो कि उसके सतह पर हल्की हल्की आभा छोड़ रहे थे। उसके चारों ओर अदृश्य शक्तियों का एक प्रभाव था, मानो कोई शक्तिशाली आत्मा इसको सुरक्षित रखे हुए हो। नीरजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये कोई मामूली चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तभी लामा की गहरी आवाज हवा में गूंजी, ये है उड़ान जहाज। ये हमारे इंद्रजीत एकेडमी में दूर की यात्रा करने के लिए उपयोग किया जाता है और ये अंदर से एक अंतरिक्ष आयाम भी खोल सकता है, जिसमें हम सीधे इंद्रजीत एकेडमी तक पहुंच सकते हैं। इस तरह हम लंबी यात्राओं में लगने वाले समय और समस्याओं को से भी बच सकते हैं। इसकी रफ्तार का तो क्या ही कहना, और इसको चलाने के लिए अपने शरीर की शक्तियों को लगाना होगा। पर अच्छी बात यह है कि इसको चलाने के लिए बहुत कम शक्ति लगती है। हातिम, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, अचानक बोल पड़ा, लेकिन बुजुर्ग, आप इंद्रजीत एकेडमी जाने के लिए अपने शारीरिक शक्ति का भी तो उपयोग कर सकते हैं ना। आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? उससे तो हमारी स्पीड और तेज हो जाएगी। लामा ने हंसी के साथ जवाब दिया, सच है, शक्ति की उड़ान भरना तेज होगा, लेकिन यहाँ से इंद्रजीत एकेडमी तक की दूरी इतनी ज्यादा है कि जितनी तुम सोच भी नहीं सकते लड़के। अगर कोई चाहे तो भी अपनी शक्तियों से उड़कर इंद्रजीत एकेडमी तो कभी पहुंच ही नहीं सकता, वो भी यहाँ से तो भूल ही जाओ। हातिम ये सुनकर एकदम चुप हो गया और हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। अब देरी मत करो, सभी लोग जहाज पर चढ़ जाओ। लामा की आवाज गंभीर हो चुकी थी। लामा के आदेश सुनते ही सभी योद्धा बिना समय गंवाए एक के बाद एक विशालकाय जहाज पर चढ़ गए। तभी लामार ने अपनी बेटी लानिया की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, दोस्त लामा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। लामा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, चिंता मत करो। जिसके बाद उसने एक हल्का इशारा किया, जिसके साथ ही वो वहां से गायब होकर दूसरी बार सीधे जहाज के ऊपर दिखाई दिया। लामा ने अपनी हथेली को धीरे धीरे उठाया और अपनी शक्तियों को सीधे जहाज के धनुष में परिवाहित कर दिया। जैसे ही शक्ति प्रवाहित हुई, विशालकाय जहाज में कंपन होने लगा। फिर एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह उठा और देखते ही देखते जहाज ने गति पकड़ ली। पलक झपकते ही वो पूरे वादिया शहर के आकाश को पार कर गया।
और आसमान में बहुत ऊंचे बादलों में कहीं खो गया। अब उसकी दिशा इंद्रजीत एकेडमी की ओर थी। आखिरकार वादिया शहर केवल कांद्रा साम्राज्य की सीमा थी, जबकि इंद्रजीत एकेडमी इस पूरे महाद्वीप का हृदय स्थल था। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ उड़ान भरना ही सही नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ उड़कर जाना ही एक बेवकूफ़ी होती। अगर कोई व्यक्ति अपने शक्तियों की ऊर्जा को उपयोग करके वहां तक जाने की कोशिश करता तो वो रास्ते में ही अपनी पूरी शक्तियां गंवा बैठता। साथ ही रास्ते में आने वाली अलग अलग मुसीबतों से उसको सामना भी करना पड़ता, जिससे शायद वो मारा भी जा सकता था। यही कारण था कि लामा ने इस यात्रा के लिए विशेष रूप से उड़न जहाज का दाखिला निरीक्षण किया था। इसका पहला कारण, ये यात्रा को बहुत आसान बनाती थी। दूसरा, ये उन्हें सीधे इंद्रजीत एकेडमी तक पहुंचा सकती थी। और तीसरा, उनको रास्ते भर में वो सब कुछ बता दिया जाता जो कि इंद्रजीत एकेडमी में उनके बहुत काम आती, और इंद्रजीत एकेडमी के बहुत सारे नियमों के बारे में भी उनको नई पीढ़ी के बच्चों को बताना होता। हातिम ने एक बहुत बचकानी सवाल पूछी थी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, इनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि शक्तियों से ये पूरी यात्रा कर सके। अब विशालकाय जहाज गुप्त मार्गों से होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा था जो पूरे जहाज को युद्ध की शक्ति के जाल से ढक रहा था। यह देखकर सभी योद्धाओं ने राहत की सांस ली। चलो पहले दूसरी मंजिल पर जाकर अपने अपने लिए एक कमरा ढूंढ लो, लामा ने आदेश दिया। जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तो रात में एक साथ इकट्ठा होना। मुझे तुम सबको बहुत कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। सभी ने सिर हिलाया और अपनी अपनी जगह की ओर बढ़ गए। ध्रुव चलते चलते उस उड़ान जहाज की चारों ओर देख रहा था। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उड़न जहाज का एक अजीब रहस्य और इंद्रजीत एकेडमी की सच्चाई। विशालकाय उड़न जहाज में एक कमरे के अंदर ठीक 10 लोग बैठे थे, न 10 से ज्यादा न 10 से कम। हर कोई चुपचाप क्रॉस लेग करके बैठा था, लेकिन हवा में अजीब सी तनाव था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। कमरे के अंदर एक कुर्सी के ऊपर लामा बैठा था। उसकी मुट्ठी स्थिर थी, आंखें आधी बंद, लेकिन उसके शरीर से शक्तियां निकलकर चारों ओर फैल रही थी। ये कोई साधारण आम आदमी नहीं था, ये इंद्रजीत एकेडमी का बुजुर्ग था जिसे खुद वहां के बड़े लोगों ने भेजा था। उसके चारों ओर बैठे थे वो 9 विशेष योद्धा जिन्हें महाद्वीप के 7 शहरों से चुना गया था। उनमें से हर अपने शहर में सर्वोच्च था, लेकिन यहाँ ये एक रहस्यमयी उड़ान जहाज के अंदर वे सभी खुद को साधारण महसूस कर रहे थे। ध्रुव और लानिया भी वहीं बैठे थे और उनकी आंखें कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती, मानो पूछ रही हो आगे क्या होगा। बाकी योद्धा भी असमंजस में थे, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था और उनकी निगाहें लामा की ओर टिक गईं। लामा ने अपनी आंखें खोली, उसकी दृष्टि में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमारी उड़ान जहाज की वर्तमान गति के अनुसार हम लगभग 1 महीने में इंद्रजीत एकेडमी तक पहुंच जाएंगे। कमरे में हलचल हुई। 1 महीना? ये एक लंबी यात्रा थी। लेकिन लामा ने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा, इससे पहले कि तुम वहां पहुंचो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी होंगी, ताकि जब तुम वहां पहुंचो तो खुद को मूर्ख न बना बैठो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने सभी को सतर्क कर दिया। क्या तुम लोग इंद्रजीत एकेडमी के बारे में जानते हो? सबने एक साथ सिर हिलाया। लामा ने हल्की आह भरी। उसको यही उम्मीद थी। उसने अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाई और बोलना शुरू किया, कांदला साम्राज्य पूरे बिरांग का 1/4 हिस्सा है। हालांकि ये सारे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये सबसे अलग थलग और सबसे कमजोर है। कमरे में कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन लामा ने आगे बताया, कांदला साम्राज्य के पास भी अपनी गौरवशाली विरासत है और वो है इंद्रजीत एकेडमी। ये वो जगह है जहां इस महाद्वीप की वास्तविक चरम शक्तियां और संप्रदाय एकत्रित होते हैं। ध्रुव ने यह सुनकर अपनी भौहें थोड़ी सी खोल ली। ये एक स्पष्ट था कि इंद्रजीत एकेडमी कोई साधारण जगह तो नहीं थी। वहां जाने का मतलब था ऐसे योद्धाओं से टकराना जो उसके अब तक के सबसे शक्तिशाली योद्धा
दुश्मन या दोस्त होते, अधिक खतरनाक भी हो सकते थे, जिनकी शक्तियां बिल्कुल आम तो नहीं होती। लेकिन ये मत सोचो कि कांदला साम्राज्य ही सबसे बड़ा खेल का मैदान है। लामा ने अपनी हथेली हवा में घुमाई और अचानक कमरे में एक जादुई छवि उभर आई। 4 विशाल महाद्वीप, हर एक अलग रंग से चमकता हुआ। बिरांग के 4 भाग हैं, अनगिनत शहर, अनगिनत सेनाएं और हर जगह ताकतवर योद्धा। तुम तो बस ये सोचते हो कि वो 7 शहरों के सबसे जाने माने योद्धा तुम ही हो, लेकिन तुम सब और वो शहर भी इन साम्राज्यों के सामने महज एक चींटी भर है, जिसका तुम्हें अभी तक कोई अंदाजा नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम इस बहुत बड़े साम्राज्य के बहुत बड़े एकेडमी के हिस्से बनने जा रहे हो। सभी गंभीरता से उसकी बात सुन रहे थे। हर साल इंद्रजीत एकेडमी के सभी वजीरों कांदला साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में बुजुर्ग भेजते हैं। उनका मेन मकसद यही होता है, ताज़ा खून लाना, नए योद्धाओं को परीक्षित करना, उनको महान बनाने के लिए तैयार करना, ताकि कांदला साम्राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी ताकतवर बनता जाए। लामा ने एक पल के लिए रुका, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, ये केवल शुरुआत है। विरांग में हर 50 साल में एक महासंग्राम होता है, साम्राज्यों की जंग। कमरे में कुछ लोग चौंक उठे। साम्राज्यों की जंग? ध्रुव ने धीमी स्वर में दोहराया। लामार ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। साम्राज्यों की जंग 4 महाद्वीपों के बीच अंतिम लड़ाई है। ये केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है। जो भी इसमें जीतता है, उसे अनगिनत तकनीक, सम्मान और ताकत मिलती है। लेकिन हमारे कांदला साम्राज्य लगातार 5 बार से महासंग्राम हार रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे योद्धा बाकी 3 महाद्वीपों के योद्धाओं की तुलना में बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन यही कारण है कि इंद्रजीत एकेडमी इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ नए योद्धाओं को तैयार किया जाता है, शक्तिशाली बनने के लिए और इस हार को जीत में बदलने के लिए। लामा ने अपनी हथेली मेज पर रखी और ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुम ये मत समझना कि केवल इंद्रजीत एकेडमी में दाखिला कर लेने से ही तुम्हें वहाँ की शक्ति और सम्मान मिल जाएगा। 7 शहरों में तुम सबसे महान माने जा सकते हो, लेकिन वहाँ, लामा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया, तुम्हें वहाँ दाखिला लेने के लिए ही बहुत मेहनत करनी होगी। वहाँ हर किसी के लिए जगह नहीं है। लामा की इन बातों से कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया। हर किसी का जोश, जो पहले इंद्रजीत एकेडमी जाने के लिए उत्साहित था, अब थोड़ा शांत पड़ गया। ध्रुव ने भी धीरे से अपनी मुट्ठी कस ली। उसे एहसास हुआ, ये रास्ता उतना आसान नहीं था जितना कि दिख रहा था। लामा ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। चलो देखते हैं कि तुम में से कितने बच्चे असली में इस परीक्षा को पास कर एकेडमी में दाखिला ले पाते हैं। इंद्रजीत एकेडमी की परीक्षा शक्ति की दाखिला निरीक्षण और भविष्य की राह तुम सब पर ही निर्भर करती है। उड़ान जहाज के अंदर अभी भी वो तनाव पसरा था। लामा अपनी जगह पर स्थिर बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी। उसके शब्द हवा में गूंजते ही सबके चेहरे गंभीर हो गए। उसने एक क्षणिक विराम लिया, फिर गहरी आवाज में कहा, कांदला साम्राज्य में तुम्हारे 7 शहरों में सैकड़ों हजारों की तादाद में जगहें हैं और हर जगह पर शक्ति के इच्छुक योद्धाओं की कमी नहीं। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन उनके शब्दों में छिपे हुए सत्य को किसी भी कमजोर दिल वाले को भयभीत कर सकता था। तुम सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं हो कि तुम अपने शहरों में सबसे अच्छे माने जाते। ये मत समझो कि तुम्हारे अलावा कोई और ताकतवर नहीं है और हो भी नहीं सकता। वहाँ सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में योद्धा तुमसे भी ताकतवर, तुमसे भी ज्यादा सोचने वाले और तुमसे भी ज्यादा महान हैं, जो कि दाखिला लेने आएंगे। और वो सभी 3 दिनों में इंद्रजीत एकेडमी के अंदर एकेडमी वजीर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सब तुम्हारे जैसे ही हैं,
वे भी अपने अपने स्थानों से सर्वोच्च योद्धा माने जाते हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कई लोगों के माथे पर हल्के पसीने भी उभर आए। इसीलिए लामा ने अपनी आवाज में गंभीरता घोटते हुए कहा, अकेडमी में दाखिला लेने सैकड़ों की तादाद में योद्धा को आने के लिए अकेडमी ने अकेडमी वजीरों में से एक नियम बनाया है, एक परीक्षा जो ये तय करेगा कि कौन वास्तव में दाखिला लेने लायक है और कौन सिर्फ नाम का है जो दाखिला लेने आया है। उसने अपनी उंगलियों से मेज पर एक अनजाना पैटर्न बनाते हुए कहा, जब तुम 3 दिन बाद इंद्रजीत अकेडमी पहुंचोगे तब हर एक योद्धा को परीक्षा देना होगा। ये सिर्फ एक साधारण परीक्षा नहीं होगा, ये एक संपूर्ण परीक्षा होगा तुम्हारी शारीरिक शक्ति का, तुम्हारी आत्म शक्ति का, मानसिक शक्ति का, सहन शक्ति का, हर चीज को आंका जाएगा और फिर तुम्हें 5 क्लासों में बांट दिया जाएगा। लामा ने एक क्षण के लिए रुककर भीड़ को देखने की अनुमति दी। वो भी चाहता था कि ये लोग उनकी बातों को गहराई से समझे। ध्रुव ने भी ये सुनकर भौहें सड़ा ली। 5 क्लास? नीरजा जो अब तक चुप थी वो आगे झुककर बोली, बुजुर्ग, क्या इन 5 क्लासों के बीच कोई अंतर है? लामा ने उसकी ओर देखकर हंसकर कहा, आमतौर पर 5 क्लासों की रैंकिंग 1 से लेके 5 तक होगी। 5वां क्लास सबसे ऊपर है। हालांकि ये क्लास कोई इनाम नहीं देगा, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य को वजीरों या दाखिला लेने में बहुत मदद करेगा। जिसका क्लास जितना ऊंचा होगा उसकी ताकत, उसका रुतबा, उसका सम्मान अकेडमी में उतना ही ऊंचा होगा और सबसे खास नजर अकेडमी वजीरों की उसी योद्धा पर होगी। लामार की बातों ने कुछ लोगों की सांसों को तेज कर दी। इसका मतलब ये था कि सिर्फ उड़न जहाज पर जगह बनाना ही काफी नहीं था, असली परीक्षा तो अब शुरू हो रही थी। लामा ने आगे कहा, हर साल अकेडमी वजीरों में दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले बच्चों की तादादों में संख्या बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ संप्रदाय की शुद्धता बनाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए भी कई लोग बिना किसी वास्तविक योग्यताओं के यहाँ आ जाते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ अयोग्यों को छांटना नहीं, बल्कि योग्यतम का चुनाव करना भी है। उस कमरे पर एक नज़र डाली और ठंडे आवाज में कहा, अरे ये 5 क्लास सीधे तौर पर तुम्हारे इंद्रजीत अकेडमी के दाखिला के लिए निरीक्षण से जुड़ी होंगे, इसलिए जब निरीक्षण होगा तो इसे छुपाने की कोशिश मत करना। लामा की नजरें ध्रुव पर जाकर रुकी। वो जानता था कि यह लड़का शायद अपनी असली ताकत छुपाना चाहता है, इसलिए उसने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर तुम अपनी शक्ति को छुपाने का प्रयास करोगे तो ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। ये सुनकर ध्रुव हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसने मुस्कुरान में अभी भी असमंजस था। अकेडमी वजीर में दाखिला लेना असली में इतना आसान नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। दाखिला निरीक्षण प्रक्रिया हर साल बदलती रहती है। लामा ने आगे कहा, कभी कभी ये सीधा दंड होता है, कभी ये एक प्रणाली होती है और कभी अन्य जटिल परीक्षाएं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, उन्मूलन दर। उसने कमरे में फैली भारी माहौल को महसूस किया और अपनी आवाज को तीखा कर दिया, हर साल कम से कम आधे लोग इस दाखिला निरीक्षण में असफल हो जाते हैं। कमरे में अचानक तनाव बढ़ गया। ये सुनकर कई लोगों की मांसपेशियां अनासी ही तन गई। यदि तुम दाखिला निरीक्षण में विफल हो जाते हो तो अकेडमी वजीर में प्रवेश नहीं कर सकते और तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी और तुम्हें अपने अपने घर वापस लौटना होगा। इस वाक्य ने कमरे की पूरी तरह शांत कर दिया। लामा ने अपने हाथ में पकड़े कप से एक घुट लिया और फिर धीरे से बोला, लेकिन अगर तुम दाखिला निरीक्षण में पास हो जाते हो और शीर्ष दल में स्थान बना लेते हो तो तुम्हारे पास न सिर्फ अद्भुत इनाम होंगे, बल्कि तुम्हें अकेडमी वजीरों में शामिल होने का विकल्प भी मिलेगा। अब हर किसी की आंखें में एक अजीब सी चमक थी। लामा ने हल्की हंसी के साथ कुछ लोगों की ओर देखा। उनमें से एक था शक्ति देव की आत्मा, शक्ति देव वाला ध्रुव। लामा ने मन ही मन में संदेह नहीं था, ये बच्चा निरीक्षण रूप से चमकेगा।
लेकिन उसने चेतावनी भरे स्वर में जोड़ा, अगर तुम दाखिला निरीक्षण में असफल हो जाते हो हो सकता है कि कोई छोटा सा दल तुम्हें लेने का सोचे, लेकिन ये संभावना बहुत कम है जब तक कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल गुण या स्पेशल पावर नहीं है। उसकी आंखें अचानक सनी और चंगेजा पर जाकर रुकी। उनकी उपस्थिति अपने आप में अजीब थी और लामा ये भली भांति समझ गया था कि वो इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं थे। सनी और चंगेजा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखें वहीं चुनौतीपूर्ण चमकदार बरकरार थी। शायद उन्हें ये सब सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी, लामा ने मन ही मन सोचा, या शायद वे सिर्फ अपनी तकदीर को आजमाना चाहते होंगे। कमरे में बहुत शांति हो गई। हर कोई जानता था ये सिर्फ एक यात्रा ही नहीं थी, ये एक परीक्षा भी थी जो कि उनको ये बात बताती कि उनको एकेडमी में दाखिला मिलेगा या उनको मिलेगा ही नहीं एकेडमी में दाखिला। कमरे की हवा जैसे ठहर गई थी, घनी, बोझिल, भारी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कोई उद्देश्य पहाड़ उनकी छातियों पर रख दिया गया हो। लामा की आवाज़ जैसे ही गिरी, माहौल जो पहले सहज था अचानक मौत की चुप्पी में डूब गया। कोई कुछ नहीं बोला, किसी के चेहरे पर हलचल तक नहीं हुई, लेकिन आंखों में बेचैनी हिलोरे मार रही थी। 3 दिन, बस 3 दिन बाद एकेडमी पहुंचने के बाद तुम में से कितने का अस्तित्व रहेगा और कितने मिट्टी में मिल जाएंगे, इसका फैसला हो जाएगा, और कितने लोग वापस आ जाएंगे। लामा ने इन शब्दों के उनके रूह तक सिहरन पहुंचा दी थी। वो जानते थे कि कांदला साम्राज्य के किनारे स्थित उनके शहरों की ताकतें वहाँ के असली शासकों के आगे कुछ भी नहीं। जो कि वहाँ के थे वे संसाधनों के लदे फदे थे, और जो यहाँ से गए थे वो तो खाली हाथ थे, खाली उम्मीद लेकर जा रहे थे। ध्रुव तक, जो 3 सितारा शक्ति देव के चरम पर था, अपनी मुट्ठी भींच कर बैठा था। बाकी के 8 लोग कुछ अंतिम चरण पर, कुछ चरम पर, लेकिन सभी के भीतर एक डर कुलाचे मार रहा था। वे सभी शहरों के सभी काबिल थे, लेकिन वहाँ के सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रतियोगी थे। ये सिर्फ खेल की तैयारी ही नहीं, बल्कि एक रण क्षेत्र था जहाँ आधे लोग दूसरे आधे लोगों का दाखिला पद्धति छीन लेते, जहाँ पर हल्की सी भी चूक अपने आप की दाखिला खारिज कर देती। 7 शहरों के उत्तराधिकारी, लेकिन एकेडमी में जगह नहीं मिली। ऐसी सम्मान उसके लिए मर जाने से भी बदतर होती। तुम्हारे परिवारों ने तुम पर बहुत भरोसा किया है, तुम्हें भेजा है कि तुम वहां जाकर कुछ बनो। अगर वहां से खाली हाथ लौटोगे तो सिर्फ असफल ही नहीं बल्कि बेइज्जत होकर लौटोगे। लामा ने अपनी आवाज़ से कोई नरमी नहीं बरती। वो भी जानता था यहाँ सहानुभूति दिखाने का कोई मतलब नहीं था। इंद्रजीत एकेडमी ने उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली थी। कमरे का सन्नाटा पसरा रहा, किसी भी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी कहने की। लेकिन कुछ पल बाद जब पहली बार किसी ने सांस छोड़ी तो सबकी आंखों में हल्की चमक लौट आई। उनमें अभी भी कुछ था, शायद आत्मसम्मान, शायद जिद, शायद घमंड, लेकिन हार न मानने की मनसा नहीं थी। लामा ने उनकी आंखों में फिर से चमकते संकल्प को देखा और हल्के से सिर हिलाया। अगर इतनी सी सच्चाई से डर गए हो तो वापस जाने की तैयारी कर लो। इंद्रजीत एकेडमी तुम्हारे लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं को अपनाता है जो अपने भाग्य को अपने हाथ से छीनने की हिम्मत रखते हैं। फिर वो खड़ा हुआ। 1 महीना है, अपनी ताकत का हर कण निचोड़ लो, अपनी सीमाओं को तोड़ दो, क्योंकि जब वहां जाओगे तो तुम्हारे जाने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखेगा। उसके शब्द कमरे में गूंजते रहे और फिर जैसे तैसे सबने खुद को खड़ा किया। जहाज अंतरिक्ष मार्ग पर अंधकार को चीरती बहती रही। दूसरी मंजिल पर एक गोल मेज के 4 लोग, कुछ लोग जमा थे। ध्रुव, लानिया, नीरजा, चंगेजा, जरीना और सनी। हातिम और खून से सने लोग दूर थे क्योंकि उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, और ध्रुव से भी उनके 36 के आंकड़े थे। ध्रुव ने खुद चंगेजा और सनी को बुलाया था। एक तलवार का दीवाना जो अपनी तलवार की धार से ही दुनिया को देखता था चंगेजा, तो दूसरा सनी, मांस और हड्डी से बना दैत्य जिसकी बस युद्ध की भूख थी। जरीना,
वो तो बस ध्रुव की आग की शक्ति के पीछे ही पड़ी थी। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि वो छुटकू तिलस्मी जानवर आखिरकार ध्रुव के शरीर में छुपा कहाँ है। 7 लोग बैठे थे, लेकिन माहौल में हल्कापन नहीं था। वो लोग जिसकी कीमत अगले कुछ दिनों में तय होने वाली थी। कोई भी इस एकेडमी के दाखिले से पहले अपने भाग्य से नहीं भाग सकता था। अपनी जी तोड़ मेहनत से ही वो इस एकेडमी में दाखिला लेता। इंद्रजीत एकेडमी के दरवाजे बहुत कम के लिए ही खुलते थे और वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें यह साबित करना था कि वे वहां बने रहने के लायक हैं। रात गहरी थी, लेकिन यहाँ मौजूद 7 लोगों के भीतर की आग भी प्रचंड हो चुकी थी। ध्रुव ने चारों ओर देखा। ये वही लोग थे जो कल तक एक दूसरे के सिर्फ नाम भर से परिचित थे, लेकिन अब उनके रास्ते एक दूसरे से टकरा रहे थे। 3 दिन, इतना ही समय था उनके पास। 3 दिन बाद वो एक ऐसे रण क्षेत्र में उतरने वाले थे जहां हारने का मतलब सिर्फ हारना ही नहीं होता, बल्कि अपना सब कुछ दांव पर लगाना होता। जहां पर उसकी इज्जत, सम्मान और गुरूर सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। मेज के चारों ओर बैठे लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। चंगेजा की तलवार का जुनून, सन्नी की निडरता, जरीना की उत्सुकता और नीरजा की चतुराई, ये सब अलग अलग व्यक्तित्व थे, लेकिन एक चीज उन्हें जोड़ रही थी, भविष्य पर अपनी मोहर छोड़ने की बेताबी। ध्रुव ने अपना गिलास उठाया। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर दिखी। उसकी नज़र चंगेजा पर टिकी थी। काफी समय से तुम्हारे बारे में ही सुन रहा हूँ चंगेजा। तलवार से खेलने वाले तो बहुत देखे हैं, मगर जिनकी तलवार में ही इरादा हो ऐसे कम मिलते हैं। चंगेजा, जो अब तक चुपचाप पी रहा था, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। तलवार की असली बार तो अभी बाकी है। तो फिर मुझे एक दिन देखने तो दो तुम्हारी तलवार कितना जुनून है। ध्रुव ने गिलास की एक घूंट लिया। चंगेजा ने सिर उठाया। उसके माथे पर बंधी काली पट्टी थोड़ी और कस गई। तुम एक दिलचस्प प्रतिद्वंदी हो सकते हो। जब सही समय आएगा तो मेरी तलवार तुम्हारी ताकत का सामना जरूर करेगी। इंतजार रहेगा। वहां का माहौल अजीब सा हो गया था। थोड़ी देर तक सब बात करते रहे, लेकिन किसी के भी दिमाग से लामा के शब्द नहीं उतरे। 3 दिन और उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। हर किसी को एहसास था कि उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव ने गिलास उठाया और उसने एक आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। हम सब ने साथ मिलकर खून बहाया है, साथ लड़े हैं। हमारे 7 शहर के योद्धाओं, इंद्रजीत एकेडमी हमारे सामने भी कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी आंखें जल उठी, जैसे भीतर से कोई आग फूट रही हो। कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि हमारा अंत कैसा होगा, और जब तक हम इस कांधला साम्राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होंगे, तब ये दुनिया जानेगी कि हमारे छोटे 7 शहर कितने बड़े थे। मेज के चारों ओर बैठे सभी लोग की सांसें भारी हो गई। मैं चाहता हूं कि 3 दिनों बाद हम सब ताकत के उस मुकाम पर मिले जहां पर असली खेल शुरू होगा। ध्रुव ने गिलास हवा में उठाया। ये पहला सम्मान मेरी ओर से। इसके बाद साथ ही मेज पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में वही जुनून जल उठा। लानिया की नजरें ध्रुव पर टिकी। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने सबको झिकोर दिया। नीरजा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। बहुत अच्छा, ध्रुव ने मेरा काम तो बहुत आसान कर दिया है। अब मुझे बस यही देखना है कि कौन सा मर्द सबसे ताकतवर है। बस 3 दिन बाद शुरू होगी इंद्रजीत एकेडमी के घुसने की लड़ाई, जहां पर दूर दूर से योद्धा और साथ ही साथ इतने सारे योद्धा एक साथ लड़ने वाले हैं। रात की शांति के बीच लोगों का हल्ला गुल्ला और उनकी जुनून भरी आवाज गूंज रही थी। जहां तक जरीना का सवाल है, उसने देखा कि मैदान में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर अब एक अलग ही जोश था। चंगेजा और सनी, जो अब तक शांत बैठे थे, ध्रुव के शब्दों से झनझना उठे। उनके शरीर में खून उबल रहा था। युद्ध की प्यास जाग उठी थी। दोनों के बिना कोई समय गवाए अपने गिलास उठाए और जोर से टकराए। सनी की आवाज गूंजी। तो फिर देख ही लेते हैं कुछ वर्षों के बाद हम में से कितने लोग 3 दिनों तक इस दुनिया में गूंजेंगे। चंगेजा ने भी अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर उसकी धार पर हाथ फेरते हुए कहा, देखते हैं कौन वापस जाने वाला है।
उनकी आंखों से वो खतरनाक चमक जो सिर्फ उनके योद्धाओं में ही थी, जो खुद को किसी हद तक धकेलने के लिए तैयार होती रही। जरीना, जो अब तक शांत बैठी थी, धीरे धीरे उठी और चारों ओर देखा। उसके आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ एक घातक शिकारनी की ठंडक थी। जो डरता है वो लड़ाई में नहीं टिकता, और हम यहाँ सिर्फ टिकने के लिए नहीं आए हैं, हम जीतेंगे। नीरजा ने भी हल्की मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर देखा। कहना होगा तुमने सबका खून गर्म कर दिया। देखते हैं कि ये आग आगे कब तक जलती है। तलवार भी अभी मयाने में थी, मगर आंखों में जंग का साज था। 3 दिन बाद ये उन 7 शहरों की ऐसी जंग होगी जो उनके इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी कि इंद्रजीत एकेडमी में दाखिला लेने गए महान योद्धाओं में कितने वापस आए और कितने दाखिला ले चुके थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंद्रजीत एकेडमी में कितने लोग दाखिला ले पाएंगे और कितने लोग रह जाएंगे, और कौन कौन योद्धा किस किस जगह से आने वाले हैं इंद्रजीत एकेडमी में दाखिला लेने के लिए? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे भी बताइए। और हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी सुनते वक्त थोड़ी सी अलग लगी होगी। एक्चुअली में ये कहानी मैंने नहीं लिखी है। बिल्कुल सही, मैंने नहीं लिखी है। ये कहानी लिखी है, ओरिजिनल राइटर तो चाइनीज ने ही लिखी है, जो चाइनीज लैंग्वेज में है, बट इस कहानी को हिंदी में सिया ने लिखा है। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और यही जो था ये होली स्पेशल एपिसोड था जो मैंने प्लान कर रहा था इतने दिनों से, अब तक का सबसे बड़ा एपिसोड। बट बात जो क्लियर कर रहा हूँ वो ये नहीं है, बात ये है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि एपिसोड ऐसे ही आए, बड़े आए और थोड़े टाइम से आए, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे टाइम से आए, थोड़े बड़े आए, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिखना छोड़ दूंगा। मैं सिया से ही स्क्रिप्ट लिखवा लूँगा, खुद की वॉइस मॉड्यूलेशन एंड देन एडिटिंग एंड देन अपलोड। इससे होगा ये कि 2 लोग मिलके काम करेंगे तो एपिसोड जल्दी आएंगे। अगर मैं खुद स्क्रिप्ट लिखूं, आपको ये कहानी अच्छी ना लगी हो, तब तो एपिसोड डिले होगा, क्योंकि मैं ही स्क्रिप्ट लिखूंगा, मैं ही रिकॉर्डिंग करूंगा। तो ये आपके ऊपर है। यहाँ तक अगर आपने इस एपिसोड को सुना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि सिया से ही स्क्रिप्ट लिखवा के एपिसोड जल्दी जल्दी आए, कि मैं खुद लिखूं पर एपिसोड अच्छे होंगे। इससे तो खैर अच्छे ही होंगे, और डिले आए, धीरे धीरे आए। तो वो आपके ऊपर है, आप बता दीजिएगा। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज। और दोस्तों, आप सभी को हैप्पी